देखिए सिग्निफिकेंट फिगर वाला तो ठीक ठीक है, आता है नहीं, मैं तरीका बता दे रहा हूँ भैया कि सुन लीजिए। यहां पर आपको सरफेस एरिया निकालना है। क्या निकालना है? ये साइड पे रखी है, क्यूब है, क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6a²। क्या होता है? 6a², क्यूब का सरफेस एरिया। ठीक है भैया, 6 गुणे में आपका जो a² करोगे तो आपको आ जाएगा जो भी आएगा, और उसमें मल्टीप्लाई में एक ध्यान रखना, मल्टीप्लाई में जो रिजल्ट होता है वो हमेशा लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर की टर्म में लिखा जाता है। ठीक है, सब अगर मान लीजिए आप 4 डिजिट को मल्टीप्लाई कर रहे हो, 4 में जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर कैरी करता है आप उसी को कंसीडर करो। ठीक है, ये रूल होता है, क्या बता रखा मैंने आपको। आगे बढ़ते भैया, बात करते हैं। देखिए इसका इफ मोमेंटम क्या है भैया, पी, area A and time t as taken as a fundamental quantity, then what is the dimension of energy? कैसे करेंगे भैया? ये तो आफत हो गई। कोई आफत नहीं है भैया, देखिए करने का तरीका मैंने क्वेश्चन कर रखा है कि जैसे ही आ जाए कि आप इनको फंडामेंटल ले रहे हो और डायमेंशन किसका निकालना है? एनर्जी का। तो सीधा आप कर दो ये वाला, E इक्वल्स में K टाइम्स ऑफ P की पावर A की पावर B और T की पावर C। याद नहीं आता? यही करा था मैंने। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? ml² T की पावर -2। प्रेशर का ml की पावर -1 T की पावर -2 की पावर A। एरिया का L², पावर क्या होगी B, और टाइम क्या है? टाइम की ना पावर क्या होगी। अब यहां से आप सबको पता होगा ABC की वैल्यू निकालनी आता है, कुछ नहीं करना आपको। ml² T की पावर -2, P4 प्रेशर है, पावर है, कोई बात नहीं, मैंने प्रेशर कर दिया, तरीका तो वही होगा, क्या दिक्कत है? छोटे बच्चों की तरह बोल रहा है। नहीं मैडम, प्लस है वहां पे, वो मैडम चेंज कर लेती थी। MA। अबे तो बच्चों को लगता था कि इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। अब तुम इतने तो बड़े हो गए हो कि भैया पी के अलावा मोमेंटम की तरीका तो वही है। MA, ठीक है, नहीं आंसर नहीं आने वाला, समझ गया? आंसर नहीं आएगा, तरीका बता दे रहा हूं आपको। M की पावर A, L की पावर -A, L की पावर 2B और L की पावर -A और +2B। भाई बोली मत। T की पावर -2A और +C, है ना? T की पावर -2A। अब भैया ये इसके बराबर होगा तो A की वैल्यू क्या होगी? 1, सीधा सीधा। ये इसके बराबर होगा तो आपको पता है ये इसके बराबर हो जाएगा, और ये कट जाएगा इससे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ पे इक्वेशन बनेगी। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके आप ABC की वैल्यू निकाल सकते हो आराम से। ठीक है, आ जाएगा। और उसके बाद आपको यहां रखना है, ये हटा करके, क्योंकि डायमेंशन में K का कोई डायमेंशन नहीं होता, तो जो भी आएगा A की वैल्यू यहां रखनी है, जो भी B की वैल्यू आएगी यहां पर रखनी है, जो भी C की वैल्यू आएगी आपको यहां रखनी है। आपको मिल जाएगा कौन सा डायमेंशन, कर लोगे? चलो स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ क्या देता है? वेलोसिटी। नहीं पता तो ध्यान रखना, आप xt बना लेना, लाइन ऐसे पाट देना, खींच देना। ठीक है, ये क्या होगा? डेल्टा x। ये क्या होता है? डेल्टा। ये क्या होता है? स्लोप। स्लोप बोले तो tan थीटा। परपेंडिकुलर और बेस, क्या आ गया? जितने ज्यादा स्लोप उतनी ज्यादा वेलोसिटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। देखिए इनर्शियल फ्रेम और रेफरेंस फ्रेम क्या होता है, समझिए। देखिए जहां ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां से आप देखो और न्यूटन के सारे लॉज वैलिड हो, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, उसे कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या कहते हैं उसे? और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम होता है, फ्रेम समझते हो ना, जहां से ऑब्जर्वर बैठ करके चीजों को ऑब्जर्व करता है, उसे हम फ्रेम कहते हैं। ठीक है, तो इनर्शियल वो होता है जहां पर न्यूटन के सारे लॉज वैलिड है, और नॉन इनर्शियल क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां पे न्यूटन के सारे लॉ वैलिड नहीं होते, मतलब न्यूटन के लॉ वैलिड नहीं होते। ठीक, तो कह रहा है भैया कि एक्सेलरेशन हो रहा हो, ये फ्रेम है, ये डब्बे क्या है? फ्रेम है। डब्बे क्या है? रिटार्डेशन हो रही हो, कांस्टेंट स्पीड हो, या कांस्टेंट वेलोसिटी हो। ठीक है, तो इनमें से कौन सा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? तो भैया डी, जहां पर वेलोसिटी क्या होगी आपकी? कांस्टेंट। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। फोर्स क्या होगा? 0। पता है क्यों ऐसा बोला मैंने? क्यों बोला? क्योंकि भैया
न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ केवल एक कंडीशन बताता है, यदि एक्सटर्नल फोर्स क्या हो, जीरो। और एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो होगा तो बॉडी ना ही एक्सेलरेट करेगी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी भैया, कांस्टेंट, एक्सेलरेशन क्या होगा। तो ये है आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। वैसे ये आउट ऑफ सिलेबस है, आपको बता दे रहा हूं मैं, ठीक है। नहीं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाला वर्ड जो है वो एससी वर्मा से लिया गया है, आपकी पूरी बुक में नहीं होगा कहीं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। अब इस वाले मैं लिख के दे रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन आपसे गलत हो जाएगा, लेकिन आपको आता है, लेकिन आप कर नहीं पाओगे। ये आपको आता है लेकिन आप कर नहीं पाओगे, पता है क्यों, क्योंकि आपको पता लगेगा क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया गया है। जैसे कह रहा है इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इसका मतलब समझे, टू का मतलब है वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, और तीन का मतलब है वेलोसिटी अलोंग, ये नहीं पता होगा, मैं लिख के दे रहा हूं, अगर मैं ऐसे लिख देता केवल, ठीक है, नहीं कर पाते आप। ये इनिशियल वेलोसिटी एक्स के अलोंग, इनिशियल वेलोसिटी वाई के अलोंग, ठीक है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं भैया, ए पर वेलोसिटी आप कितनी है तो बी पर कितनी होगी, कह रहा बी पर कितनी होगी। तो एक बात ध्यान रखना, ए फेंका गया पॉइंट है बी वहां पर जहां पर गिर रहा है बॉडी, तो वहां पर अब अगर मैं इसे देखूं तो ये क्या होगा, क्या होगा, माइन 2i प्लस, बोला हाँ, इधर क्या होगा 3j, बोला हाँ, लेकिन जब गिरने लगेगी तो ये y नीचे हो जाएगा -2i, बोला हाँ, लेकिन x के लॉन्ग वेलोसिटी ऐसी रहेगी 3j, तो भैया कौन सा होना चाहिए बताओ, गिरते वक्त की वेलोसिटी बी पॉइंट पर, ये नहीं, यहां पर दोनों नेगेटिव है, ये समझ गया। द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल चेंज विद टाइम, पोजीशन वेक्टर टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ये एक्सेलरेशन टी इक्वल्स टू 1 सेकंड पे निकालना है। तो भैया सबसे पहले पोजीशन दे रखी है, क्या करूं सर, अगर मुझे पोजीशन दे रखी है, मुझे एक्सेलरेशन निकालना, तो मैं क्या करूं, दो बार डिफरेंशिएट करूंगा, वेलोसिटी बोलता तो एक बार, एक्सेलरेशन बोला तो सीधा एक काम करते, पहली बार करेंगे तो वेलोसिटी आएगी, मैं जिससे पूछूंगा एक बताएगा, रुद्र भाई बोला वेलोसिटी बता, 15, अब 30 ti कैप, और ये क्या हो भैया, ये जीरो हो जाएगा, इसको करोगे तो ये आएगा -40 30 ti कैप, और ये तो जीरो हो जाएगा ना, -40t, एक्सेलरेशन निकालना, दोबारा करो, 30i कैप -40j कैप, क्या कह रहा है 1 सेकंड पे निकालना है, नहीं नहीं, वन तो लगे डलेगा ही नहीं, हो नहीं सकता, क्योंकि जो फंक्शन आ रहा है एक्सेलरेशन, इसमें टाइम है ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब आपको टोटल एक्सेलरेशन निकालना, रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा आपको, तो ये हो जाएगा आपका 900, ये क्या होगा 1600, ये होगा 50 आ रहा आंसर डी, ठीक है। मतलब हर टाइम पर एक्सेलरेशन आपका ही रहेगा, क्योंकि आपका ये आया ना वेक्टर फॉर्म में आया है। अगर मान लीजिए यहाँ पे टी आता, कहीं पे टी आता, तो आप उस टी की जगह पे क्या रखते, एक रखते, दो आता इस, अगर मान लो यहाँ पे एक की जगह पे दो होता तो आप दो रखते, फिर उसके बाद एक्सेलरेशन बोलता, तो आप रिजल्टेंट निकालते, क्योंकि आपको पता है भैया ये 2D वेक्टर है, 2D वेक्टर में रिजल्ट क्या होता है x², यानी x के लॉन्ग चाहे एक्सेलरेशन हो चाहे वेलोसिटी हो, ध्यान रखनी है, y के लॉन्ग चाहे वेलोसिटी एक्सेलरेशन हो, ध्यान रखनी है, समझ गए। अब रुक जाओ, बाद में देखियो, उसका कुछ गलती हुई मेरे से, आपने 2i क्या y एक्सिस का लॉन्ग दिया है, अरे तो भाई यार समझ गया था, हद कर रहा है, हो सकता है कि मैं, हो सकता है इधर उधर कर दूं, बाकी तेरी मिस्टेक निकाल दूं। हाँ क्या भाई, हाँ ठीक है, अच्छा 2i, हाँ ये इसके अलावा आएगा ये, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ ये हो सकता है भाई, क्या दिक्कत है, मैं 2i और 3j हो गया, तो 2i यहीं पर आएगा, अबे बेवकूफ, बात तो वही है ना, ये आंसर आएगा, अब मैं यार हद कर रहा है, मैंने y पे पहुंचा दिया उस कंपोनेंट को, तो क्या फर्क पड़ रहा है, कंसेप्ट थोड़ी ना गलत है,
कंसेप्ट तो मेरा यही था, पेज दूंगा मैं यहीं पे। टू आइडेंटिकल पार्टिकल आर रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ, बट प्लीज दो आइडेंटिकल पाथ है, कहां पर रिवॉल्व कर रहे हैं भैया, R1 और R2 रेडियस में, they experience the same centripetal force, the ratio of their angular velocities is, कह रहा दोनों सेम एंगुलर सेम सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, यानी टू आइडेंटिकल पार्टिकल समझ रहे हो, मतलब दोनों का मास भी सेम है, ठीक है, रिवॉल्विंग इन सर्कुलर पाथ रेडियस R1 और R2 है, ठीक है, ये दे एक्सपीरियंस सेम सेंट्रीपिटल फोर्स, द रेशियो ऑफ देयर एंगुलर वेलोसिटी, आसान है देखो भैया, T1 सेंट्रीपिटल फोर्स पहला पार्टिकल जो एक्सपीरियंस कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स फर्स्ट इक्वल उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स पहले वाले का सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, आइडेंटिकल, दोनों का मास सेम होगा, m1 लिख लो v1 स्क्वायर अपॉन में r1, और ये क्या होगा m2 v2 अपॉन में r2, आइडेंटिकल पार्टिकल का मास क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, वेलोसिटी इसको क्या लिखोगे, ओमेगा, अगर इसको पूरा सॉल्व करूंगा मैं तो लिखूंगा ओमेगा 1 r1, ये हो गया ओमेगा 1 स्क्वायर, अब इसको सोल्व करोगे तो v जो होता है वो ओमेगा r होता है, क्या होता है, तो यहाँ पे क्या ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया तो यह जाएगा, यहां से क्या होगा ओमेगा 2 स्क्वायर R2 स्क्वायर R2, अपने को क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, ओमेगा 1 अपॉन में ओमेगा 2, तो ओमेगा 1 अपॉन में ओमेगा 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों का स्क्वायर होल स्क्वायर कर दीजिए, ये क्या होगा R2 अपॉन में R1, तो ओमेगा 1 अपॉन में ओमेगा 2 का रेशियो क्या है, अंडर रूट R1 अपॉन में R2, या ये आ जाएगा, उल्टा कर दो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैच कराना है तो, ये तो मैच ही नहीं कर रहा, ये मैच ही नहीं कर रहा, ये भी नहीं मैच कर रहा, ये होगा, ठीक है, वो हमने ओमेगा 1 अपॉन में ओमेगा टी का रखा है, इसने ओमेगा 2 अपॉन में ओमेगा 1 का रखा हुआ, समझ गया, इस तरीके से करना है। एक लड़का है जिसका मास क्या है 40 किलोग्राम, स्टैंडिंग इन अ लिफ्ट, एक्सपीरियंस फोर्स बाय हिज फीट विल बी मैक्सिमम व्हेन लिफ्ट इज, देखिए क्या कर रहा है, एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर खड़ा हुआ है, उसके पैर के द्वारा एक्सपीरियंस किया गया फोर्स क्या मैक्सिमम है, ऐसा कब हो सकता है, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, डाउनवर्ड क्यों कर रहा है, रैप्टा मार दो डाउनवर्ड, नीचे आने पर क्या होता है वेट कम हो जाता है, याद है नहीं आता है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, स्टेशनरी नहीं भैया, मूविंग डाउनवर्ड नहीं भैया, गलत बात कह रहे हैं, मूविंग डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन नहीं भैया, मूविंग अपवर्ड बिल्कुल सही, समझ गए, अब देखो पेपर आसान है, आपको बहुत सारी चीजें आती भी है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि आप नहीं कर पाते इस चीज को, क्योंकि आपको इस तरह से प्रैक्टिस नहीं है, ये ध्यान रखना, आप इन्हीं पेपरों को दोबारा कर लो, अच्छे क्वेश्चन है, चलो मैं इसमें आपको कोई मदद नहीं कर रहा, और मैं लिख के दे रहा हूं कि आप इस क्वेश्चन को भी, एक ट्रक है कार है, दोनों काइनेटिक सेम है, इफ द वेट ऑफ द ट्रक इज 16 गुना दैट ऑफ द कार, रेशियो ऑफ देयर मूवमेंट, बहुत आसान है, आपको एक रिलेशन बताया था मैंने, यदि आपको याद होगा, k इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन में 2m, तो p क्या होगा 2m के अंडर रूट में, ये आपको अपने को कार का मोमेंटम और ट्रक के मोमेंटम का रेशियो निकालना है, टू मास ऑफ कार, काइनेटिक एनर्जी सेम ही है दोनों की, है ना, काइनेटिक सेम है, ठीक, तो k लिखना, टू मास ऑफ ट्रक काइनेटिक, 2 से 2 कट मर गया, k से k कैंसिल हो गया, pc अपॉन में pt, mc अपॉन में mt, कह रहा है कि मास ऑफ कार इज मास ऑफ ट्रक 16 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ कार, यानी क्या हुआ मास ऑफ कार अपॉन में 16 गुना मास ऑफ कार, ट्रक का मास 16 गुना है, मास से मास कैंसिल हो गया, पीसी अपॉन में पीटी 1/4 या 4:1 आ सकता है, किसका निकालना है, ट्रक एंड कार का ना, ट्रक, अच्छा ट्रक एंड कार का ना, तो उल्टा कर देना इसको, ठीक है, अंडर रूट में क्या होगा भाई, a particle is displaced from this to this by applying force, इतना वर्क डन, तो वर्क होता है भैया फोर्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फोर्स इनटू में
वेक्टर डॉट करना है आपको, इसमें कुछ और नहीं निकालना। तो फोर्स कितना है भैया, 5/2J 3K डॉट डिस्प्लेसमेंट आपका 4 2I हो ना, 4 से आप अगर यहां पे गए तो 2I, यहां से आप यहां पे गए तो 3J, और यहां से आप यहां पे गए तो 5K। डॉट निकाल दो, डॉट ये ना, तो 10 6 16 15 31 जूल, ठीक है। ठीक है, a uniform circular disc having radius r is rotating about a fixed axis passing through the center and perpendicular to its plane with the angular velocity omega। ठीक है, थाली को ऐसा बीच में सेंटर से घुमाया जा रहा है ओमेगा से। द MOI इज I, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, I। A heavy particle of mass m is gently placed at the end of the disc। कह रहा कि भैया अगर एक पार्टिकल डिस्क के एकदम कॉर्नर पे रखा गया है, ठीक है भैया, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस सिस्टम इज, नया सिस्टम की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। तो इसमें आप करना कैसे, ये बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। किस पे बेस्ड है, कहता है भैया लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहता है कि एंगुलर मोमेंटम फर्स्ट इक्वल्स टू एंगुलर मोमेंटम सेकंड। फर्स्ट केस में एंगुलर मोमेंटम क्या था, एक और चीज देखो भैया, देखिए ये मास बाहर से लाया गया ना, ये मास बाहर से लाया गया, हाँ पहले केस में आई ओमेगा था, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आई ओमेगा। पहले केस में इनर्शिया आई रखा था और मोमेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा थी। दूसरे केस में मैंने आर डिस्टेंस पर रख दिया, रेडियस क्या आर, आई प्लस MR स्क्वायर ओमेगा 2। तो ओमेगा 2 इक्वल्स टू में आई ओमेगा आई प्लस MR स्क्वायर, कोई है ऑप्शन इसमें, कौन सा, डी ऑप्शन। लेकिन मुझे ना इसमें दिक्कत लग रही है, हो सकता है क्वेश्चन गलत हो, मैं बता दूंगा आपको क्यों। आंसर नहीं, आंसर तो मेरा आ गया और आंसर यही होगा, लेकिन एक बार देख ले जरा, ये मेरे को गलत लग रहा है थोड़ा क्वेश्चन। देखिए भैया एक मिनट, क्या देखिए, पहली बात तो यहाँ पर कोई टॉर्क नहीं लग रहा बाहर से, तो इसलिए टॉर्क अगर आपका 0 है तो इनिशियल मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम बराबर में फाइनल। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है आई ओमेगा या फिर RP sin थीटा। ठीक है, इस सर्कुलर मोशन में आपका ये वैलिड रहेगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू में एंगुलर वेलोसिटी। अब ये कह रहा है कि अगर टॉर्क 0 है तो हमेशा एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। L1 बराबर में L2, L1 क्या दिया, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल मतलब कि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी और इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ओमेगा। लेकिन फाइनल जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा, पता है क्यों, क्योंकि उस थाली के में एक मास और एडअप कर दिया जाएगा। और कहां पर, देखिए थाली थी, इसको ऐसे घुमाते, इसका कुल इनर्शिया कितना था आई, लेकिन एक पार्टिकल को यहां पे रख दिया गया, मास m था। तो इस अकेले पार्टिकल, अच्छा याद है आपको, केवल एक मास था जिसकी दूरी r थी, इसका इनर्शिया कितना था, MR स्क्वायर क्या था। तो यहाँ पे जो मास रखा हुआ है वो r डिस्टेंस पे रखा हुआ है, क्योंकि थाली के एंड पे रखा हुआ है, तो इसका इनर्शिया कितना होगा, I इक्वल्स टू आई, पहले इसका थाली का था, इसका कितना होगा I डैश MR स्क्वायर। तो इस पूरे सिस्टम का इनर्शिया क्या होगा, I प्लस MR स्क्वायर, क्योंकि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी होती है, सीधा सीधा ऐड कर दो। तो नया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया, I प्लस MR स्क्वायर, और नई एंगुलर वेलोसिटी मैंने मान ली ओमेगा, तो ओमेगा 2 आ गई आपकी इस तरीके से। लेकिन ये चीज एक बात ध्यान में रखना कि यहां पर कोई बाहर से एक्सटर्नल चीज नहीं आनी चाहिए, तभी ये सही है। यहां पर जो मास है ना वो बाहर से आया है। अगर ऐसा बोलता कि ये मास मैंने निकाल करके सेंटर से कोने पे रखा है तो ये ठीक था क्वेश्चन, इसको ऐसा ही बोलना चाहिए था।
लेकिन ये एक्स्ट्रा मास लाके रख रहा है बाहर से, ठीक है भैया। तो यहां पर ये थोड़ी सी दिक्कत, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो, लेकिन आपको अटेम्प्ट इसी तरीके से करना है, क्योंकि दूसरा तरीका नहीं है इसमें करने का। क्या करें, डिस्क है, रिंग है, सॉलिड स्फीयर है एंड होलो स्फीयर है, हैविंग द सेम मास रेडियस, सबका मास रेडियस क्या है, सेम है, व्हिच हैज द ग्रेटेस्ट एमओआई फॉर द एक्सेलरेशन पासेस थ्रू द सेंटर। करंट में सबसे ज्यादा एमओआई किसका होगा, ठीक है। अगर आपका पास होगा, एक्सिस कहां पास हो रहा है, चलो मैं डिस्क की बात करता हूँ। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, हाफ एम आर स्क्वायर। मास है, मैं रेडियस आ रहे, सबके मास और रेडियस क्या सेम है, यही बोल रखा ना मैंने। अबे हाँ ना, डिस्क, ठीक है। दूसरा क्या है, रिंग। रिंग का क्या होता है, एम आर स्क्वायर। सॉलिड स्फीयर का होता है 2 बाय में, एक बार सॉलिड स्फीयर का 2 बाय में 3 होता है, एक बार देख लो। होलो स्फीयर का एक बार देखो भैया, होलो का देखो, होलो का, होलो का देखने में ना, होलो स्फीयर का एमआई अबाउट इट्स एक्सिस। यार क्यों नाम ले, तो अपना पढ़ाई से मतलब रखा करो यार, बाहर जाने दो किसी को। नहीं नहीं, नाम नहीं लिया करो, वो एक सम्मानित टीचर है, किसी सम्मानित टीचर का नाम नहीं लेते भाई। मैं बुराई थोड़ा करता हूँ, मैं तो कहता हूँ ऑनलाइन हो चाहिए ऑफलाइन हो। मैंने पहले भी बोल रखा, नाम मत लिया करो किसी का, सीधी सी बात है। और वो सॉलिड का क्या है, उसका भी यही होगा। 2/5, 2/5 है ना। ये है सॉलिड का, होलो का, ये होलो सॉलिड, और ये क्या है, रिंग। साफ साफ यहां पे दिख रहा है कि सबसे बड़ा इनर्शिया किसका है, रिंग। हो गया रिंग। अभी मैंने आपको बताया था ना इन चीजों के इनर्शिया आपको। अच्छा हाँ, एक ऐड कर लो वहां पे, अगर आपको बता दे रहा हूं मैं आपको। जो होलो रहेगा, होलो स्फीयर, होलो स्फीयर का एमओआई रहेगा 2/3 MR², 2/3। होलो का रहेगा 2/5 MR², ये ध्यान रखना। सॉलिड का, सॉलिड का 2/5 MR², और होलो का MR², ठीक है। क्या रहा भैया, हाँ। स्लोप ऑफ एम्प्टी ग्राफ, मोमेंटम डायग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, क्या ये सही बात है। मोमेंटम टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है भैया, फोर्स देगा ये। अब मोमेंटम टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, फोर्स। मोमेंटम अपॉन में टाइम, स्लोप तो रेशियो हो गया ना ब्रो, फोर्स। एक्सेलरेशन इज गिवन बाय द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, गलत है भैया, दोनों ही गलत है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू फोर्स, खत्म। नहीं, दोनों गलत है, दोनों गलत है। सबके असर्शन रीजनिंग में ना, अबे सुअर, असर्शन रीजनिंग में ऑप्शन अपने आप से क्रिएट करते हो सकता है तेरे पेपर में कभी हो। ऐसा क्यों नहीं हो सकता, पढ़ने बारी, मैं तो नहीं पढ़ रहा, ये तो गलत है। बोल, तेरा स्प्रिंग के अंदर आप चाहे खींचो चाहे उसको दबाओ, पोटेंशियल जी आएगी, बिल्कुल आएगी। पोटेंशियल जी उस हर सिस्टम के अंदर आती है जब आप किसी फोर्स के अगेंस्ट में काम करते हो। आप कंप्रेस करोगे या स्ट्रेच करोगे, दोनों के केस में आप स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट में काम करोगे, यानी पोटेंशियल जी आएगी। सही बात है भैया, तू सही है, चल। इन कंप्रेसिंग और स्ट्रेचिंग वर्क इज डन ऑन द स्प्रिंग अगेंस्ट द, बिल्कुल सही।
The center of mass of n particle is given is the weighted average of the position vector of the n particles making up the system. पता क्या कह रहा है? The center of mass of system of n particles is given the weighted का average. देखिए पता क्या कह रहा है? देखिए क्या कह रहा है, जो सेंटर ऑफ मास होता है ना किसी n पार्टिकल सिस्टम का, उसमें जो सेंटर मास होता है उसका, वो क्या होता है भैया? इज वेटेड एवरेज ऑफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ n पार्टिकल्स मेकिंग अप द सिस्टम. तो कह रहा है कि भैया एक्चुअल में क्या होता है, वो एक तरह से आप रेडियस का एवरेज निकालते हो. क्या निकालते हो? बिल्कुल भैया निकालते हैं. पता कैसे? देखो ध्यान से देखना. मान लीजिए m1 r1 करते हो ना, यही करते हो ना, m2 r2 mn अपॉन में m1 प्लस डॉट डॉट डॉट. अब देखो ये क्वेश्चन है और आपको हवा में नहीं लगेगी इस क्वेश्चन की क्या पूछ रहा है. मैं मान लू सारे मास सेम है, सारे मास सेम है, तो क्या होगा भैया? सब पानी उड़ जाएगा, है ना? तो क्या होगा भैया आपका? m अंदर क्या होगा? r1 और यहां पे क्या होगा? nm. नीचे क्या होगा? m से m कैंसिल हो गया. तो आपने क्या किया है? रेडियस का एवरेज निकाला है. क्या निकाला है? समझ गए भैया? तो इसका मतलब ये होता है सेंटर ऑफ मास में क्या है, तो आप रेडियस का एवरेज निकालते हो. ठीक है भैया, सही है. ठीक है. द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ सिस्टम. कह रहा भैया कि जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन होती है वो इंडिपेंडेंट होती है कोऑर्डिनेट ऑफ सिस्टम. कोऑर्डिनेट सिस्टम सोचते हो आप कहां पे ले रहे हो? अब बॉडी का सेंटर मास कहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. और सॉरी, फिक्स ही रहता है, चाहे कोऑर्डिनेट कोई सा भी ले लो, आप कहीं पे भी रख दो कोई फर्क नहीं पड़ता. उसका सेंटर मास तो वहीं रहेगा. रिंग का सेंटर मास कहां पे है? सेंटर पे है. उसके कोऑर्डिनेट्स कहीं पे भी रख दो. ठीक है, सही बात है. लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है उसको, ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज मैक्सिमम एट इंफिनिटी. कितनी होती है? 0. वीडियो देख लिया, इसने वीडियो देख लिया. वीडियो देख के आए, क्योंकि लास्ट में मैंने बताया था कि मैक्सिमम ग्रेविटेशन पोटेंशियल जो होती है वो 0 ही होती है. ठीक है. जमीन पर नहीं, जमीन पर तो मिनिमम होती है, जमीन पर मिनिमम होती है और इंफिनिटी पर मैक्सिमम हो जाती है. ठीक है. Gravitation potential is the amount of burden to shift a unit mass from infinity to a given point of the gravitational attraction of the field. बिल्कुल सही बात, सही है. ठीक है, सही है. असर्शन ठीक है, रीजन हाँ ठीक है. इंफिनिटी से लाओगे तो भी जो वर्क आएगा वो 0 ही आएगा. चलो कितना टाइम हो गया भाई? है 8 मिनट है. 8 क्वेश्चन कर दूंगा. ये तो डेरिवेशन है. ये आएगी नहीं वैसे. ये डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन n सेकंड है. ठीक है. देखिए कैसे होता है. 0 टाइम है, n-1 टाइम है, n टाइम. ये होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन n-1 सेकंड. ये होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन n सेकंड. लेकिन ये होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन nth सेकंड, जो कि कैसे निकलेगा? ये माइनस एस एन माइनस एस एन ये हो जाएगा. फॉर्मूला आपको यही लगाना, u t प्लस हाफ. u तो u रहेगा, t की वजह पे पहले क्या रखना है आपको? n. और अबे पहले किया ठीक है. तो इस तरीके से ही करा रखा है. वैसे आएगा नहीं, ये बहुत रेयर है, पुराना पेपर है ये अभी जो डीएवी का आया था ना पेपर, उससे हार्ड है ये. हाँ, तेरा भी मैं कराऊंगा ना, तेरा भी मैं कराऊंगा. अभी जो तुम अभी आया था ना उससे आपसे मैं लिख के दे रहा हूँ. अगर मैं आपको कराऊंगा तो आपको लगेगा बहुत आसान होगा. पता क्या होता है, मेरी बात सुन लो.
पता क्या है, जो पेपर आप नया देखोगे ना वो आपको आसानी लगेगा अपने वाले से, सबको अपने वाला हार्ड लगता है। तेरा भैया बीटी ग्राफ देखा है, फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन 0 से 10, 0 से, तो ये 0 से 10 ये रहा। तो भैया एक कौन सा ग्राफ है, बीटी ग्राफ है, स्लोप निकाल दो। क्या हो भैया, परपेंडिकुलर क्या है 2, बेस क्या है 10, तो भैया एक्सेलरेशन 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर है। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल इन 40 सेकंड, डिस्टेंस बोल रहा है, डिस्प्लेसमेंट बोलता तो अलग चीज होता है, डिस्टेंस बोलता तो अलग चीज। तो सुन लीजिए, डिस्टेंस बोल रहा है तो इस ट्रायंगल का वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है वो डिस्टेंस देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है वैसे, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस बोल रखा है। देखिए कंफ्यूज मत हो ना, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान सुनना। अगर ये बोलेगा डिस्प्लेसमेंट, तो जो एरिया ऊपर होगा उसको पॉजिटिव लोगे, जो एरिया नीचे होगा उसे नेगेटिव लोगे, और दोनों को साइन के अकॉर्डिंग प्लस कर दोगे। जैसे ये आया माइनस, ये आया +10, ये आया -5, तो डिस्प्लेसमेंट होगा 5। ठीक है, लेकिन अगर डिस्टेंस पूछेगा तो ये होगा 15। समझ गया, आपको इससे डायरेक्शन से मतलब नहीं होगी। वर्क एनर्जी थ्योरम, चेंज इन काइनेटिक क्या आया था तुम्हारे में, चेंज है ना, ये प्रूफ भी क्या करूं इसको, तो मेरे मुंह में इतना थूक है कि मैं इसको ना एक बार में प्रूफ कर दूं थूक से, इतनी छोटी प्रूफ इसका प्रूफ है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू में वर्क डन। ठीक है, बहुत आसान है, इसको दो मेथड से कराया मैंने, एक वेरिएबल फोर्स से, एक कांस्टेंट फोर्स से, खत्म। लेकिन अगर कांस्टेंट फोर्स से, वैसे मैक्सिमम कांस्टेंट फोर्स से आता है, वही आसान होती है, वेरिएबल फोर्स थोड़ा हार्ड पड़ जाता है। स्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, याद है आपको, टॉर्क इक्वल्स टू, अबे ये एल वेक्टर इक्वल्स टू में आर क्रॉस पी वेक्टर था, मैंने क्या किया, दोनों साइड में डिफरेंशिएट किया था। अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन है जो मैंने नहीं कराया, ईमानदार से बताना, सारा कराया होगा, पेपर भी आपको वही है, इससे आसान है इस बार, और बताओ। लेकिन बच्चे फिर भी सरेंडर कर देंगे, हैंड्स अप, नहीं आता। पी बाहर, आर को कर दो, आर बाहर, पी को कर दो, पी को लिख दो एम वी वेक्टर, ये क्या है वी वेक्टर आर, और ये क्या हो गया एफ वेक्टर, आर क्रॉस एफ क्या हो गया टॉर्क, और ये क्या हो गया 0, सेम वेक्टर क्रॉस 0 होता है, तो टॉर्क इक्वल्स में डीएल अपॉन में क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फ्रॉम अ यूनिफॉर्म डिस्क आर अ सर्कुलर रेडियस 0, ये क्वेश्चन पता है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन। मैंने कहा था जब आप किसी चीज को ऐड अप करते हो, सेंटर ऑफ मास निकालना होता है, याद है मैंने एक डिस्क को रिमूव किया था, उसके बाद जो नया मूवमेंट इनर्शिया आया था, m1r1 माइनस m2r2 अपॉन में m1 माइनस m2 करके निकालता। एक डिस्क थी 52 सेंटीमीटर की, उसमें से 42 सेंटीमीटर की डिस्क मैंने काटी थी, तुम्हारा सेम क्वेश्चन आया था, ठीक है, डीएवी में सेम क्वेश्चन आया था, 42 काटी थी, आया था ना, लेकिन यहां पर डिस्क की रेडियस r/2 काटी गई है, ऐसा। चलो लंबा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना, मैं अगली क्लास में कराऊंगा, टाइम हो जाएगा, नीचे वाला चलो आप रहने देते हैं। फाइंड द परसेंटेज, ये देखो कुछ नहीं है, डेप्थ देखिए, हाइट पे जा रहे हो तो परसेंटेज चेंज इन वेट कितना आएगा, h अपॉन में r इंटू में 100, 2h आएगा, सॉरी 2h, ठीक है, और डेप्थ में जाओगे तो d अपॉन में r इंटू में 100, ये क्या रहेगा भैया, डेप्थ में जा रहे हो 64 डिवाइड बाय 6400 गुणे में 100, आंसर है। कराया क्या, सारे कराया साले, क्या ये कराया, स्कूल में तो वही कराते जो आसान होता है, तो ठीक है।